बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 30 नवंबर 2023 है, दिन है जी थर्सडे जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हम मिडिल ईस्ट की टेंशन्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं यूरोप के अंदर तकरीबन 2 साल से जारी टेंशन्स, यानी कि यूक्रेन का तनाज़ा। वो यूक्रेन का तनाज़ा जिसके हवाले से आप में से बहुत सारे व्यूवर्स तकरीबन हर वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करते हैं, वो मैं रीड भी करता हूं। लेकिन चूंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया का फोकस फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग पर है, 7 अक्टूबर से लेकर आज तक, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया को छोड़ दें, हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमान ममालिक के लिए ये जो फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग है, ये एक जंग से बहुत आगे बढ़कर है। मैं ड्यूटी समझकर फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग को कवर करता हूँ। आगे भी मेरा फोकस रहेगा फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग पर ही फोकस रहेगा, लेकिन दरमियान में मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि यूक्रेन के तनाज़े के ऊपर भी बात करते रहें। आज बात मैं क्यों कर रहा हूँ रशिया और यूक्रेन के तनाज़े के ऊपर, चूँकि कम्युनिटी टैब के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि एक और दिन का इजाफा, जो आर्जी जंग बंदी हमास और इसराइल के दरमियान आर्जी जंग बंदी में एक और दिन का इजाफा हो चुका है और 24 घंटों का इजाफा किया गया। तो मैंने सोचा कि इस बीच हम रशिया और यूक्रेन के तनाज़े के ऊपर बात कर लेते हैं। तमाम सवालात जो आप सवालात करते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर, जो आपके जहनों के अंदर सवालात हैं रशिया और यूक्रेन के तनाज़े को लेकर के, क्या बना रशिया और यूक्रेन के तनाज़े का, क्या बना यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का, क्या बना रशिया के ऑपरेशन का, क्या बना, क्या रशिया उन 4 इलाकों से आगे बढ़ा, इस तनाज़े का सोल्यूशन क्या है, नेटो ममालिक कहाँ पर खड़े हैं, तमाम के तमाम सवालात के जवाबात स्किम स्कैन करके आपको इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। जाहिर है कि मैं गुज़िश्ता 25-30 रोज़ की डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। मैं आपको एक नो हाउ दे दूंगा कि तनाज़ा कहां पर इस वक्त खड़ा हुआ है और इस तनाज़े का फ्यूचर हम किस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रशिया के ऑपरेशन की। जिस तरह से हम बात करते रहे, तकरीबन 500 से ज़्यादा रोज़ हम बात करते रहे, आज मैं आपको बता दूं कि 645वां रोज़ है यूक्रेन और रशिया की जंग का, रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का 645वां रोज़ आज तकरीबन गुजर चुका है। चंद घंटे बाकी रहते हैं और रशिया का ऑपरेशन उसी तरह से, उसी रफ्तार से, उसी पेस के साथ जारी है। अब गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों का मैं आपको बता दूं तो आपको खुद ही समझ आ जानी है कि ये रशिया और यूक्रेन की जंग जो है वो किस अंदाज से आगे की जानिब बढ़ रही है। ये आपको खबर नजर आ रही है कि 20 ड्रोन हमले रशिया के रिपोर्ट हुए। यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स को रशिया ने टारगेट किया। ईरानियन ड्रोन्स, जो शहीद ड्रोन्स हैं, उनसे टारगेट किया रशिया ने यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स को, और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसी तरह का दावा किया। आपको याद आती जाएंगी ये खबरें, जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको ये याद आता जाएगा कि उसी अंदाज से ये तनाज़ा चल रहा है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने 20 में से 14 ड्रोन्स को मार गिराया और हमने रशिया के हमलों को नाकाम बना दिया। लेकिन ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा होगा आपको पता है कि सिविलियन इलाकों को रशिया ने टारगेट किया है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। इससे एक दिन पीछे चले जाएं तो 21 ड्रोन हमले और 3 मिसाइल हमले रशिया के रिपोर्ट हुए। यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स को रशिया ने टारगेट करने की कोशिश की, यानी कि एक दिन 2 दिन छोड़कर रशिया इसी तरह से ड्रोन हमले, मिसाइल हमले रशिया के रिपोर्ट हो रहे हैं। और आजकल जो ड्रोन हमले और मिसाइल हमले रिपोर्ट हो रहे हैं रशिया के, वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही रिपोर्ट हो रहे हैं। जैसे गुज़िश्ता सर्दियों की बात है, आपको याद होगा कि रशिया की जानिब से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाता है और यूक्रेन के जो असलहे, गोले बारूद के अड्डे हैं, ठिकाने हैं, जो नेटो ममालिक की मदद इमदाद है, उनको रशिया की जानिब से टारगेट किया जाता है। तो अब भी रशिया का जो टारगेट है वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर वो असलहे, गोले बारूद के ठिकाने रशिया के टारगेट हैं, जिनको रशिया हर 1-2 दिन छोड़कर टारगेट करता है। जहां तक ताल्लुक है मैदान जंग की, तो आजकल जो मैदान जंग के अंदर जो फोकस है, जिस तरह की खबरें हैं, बखमुद का नाम आपने सुना होगा। आजकल इसी तरह अवडीवका एक इलाका है, अवडीवका, उसका नाम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, यानी कि जंग का जो मैदान जंग के अंदर इन दोनों ममालिक के फौजियों की जो लड़ाई का फोकस है वो अवडीवका को कैप्चर करने के ऊपर है। और यहां पर भी पलड़ा रशिया का भारी है। मौसम दरमियान में आ चुका है क्योंकि सख्त सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं यूक्रेन के अंदर, यूरोप के अंदर। तो रशिया आने वाले दिनों में
अवाडीवका को भी उसी तरह कंट्रोल कर लेगा जिस तरह से रशिया ने बहुत ज्यादा लड़ाई के बाद, यहां पर भी बहुत ज्यादा लड़ाई रिपोर्ट हो रही है यूक्रेन की जानिब से, रेजिस्टेंस अभी भी अवाडीवका के अंदर भी सामने आ रही है, लेकिन यूक्रेन खुद एडमिट कर रहा है कि मौसम रुकावट ना होता तो रशिया अब तक अवाडीवका को कैप्चर कर लेता। अब रशिया की जानिब से कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि अवाडीवका के अतराफ जो ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड है वहां पर कुछ विलेजेस को रशिया कंट्रोल भी करता जा रहा है, लेकिन कोई इस तरह की खबर नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि मिकोलाइव को रशिया ने कंट्रोल कर लिया या फिर जो ओडेसा का रीजन है उसको रशिया ने कंट्रोल कर लिया। बहुत छोटी छोटी सी गेन्स दोनों जानिब की अगर बात करें, अगर यूक्रेन भी कोई क्लेम करता है कि हमने यूं अपना इलाका वापस ले लिया, तो ये आपको जो सर्कल में इलाका नजर आ रहा है ये यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के रिजल्ट्स हैं। आपको नजर भी नहीं आ रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये हैं यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के रिजल्ट्स, यानी कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव तो आज भी मुकम्मल तौर पर फेलियर का शिकार है। और जहां तक ताल्लुक है रशिया के ऑपरेशन का, तो छोटी छोटी सी गेन्स रशिया की जानिब से रिपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि रशिया का कोई मूड नहीं है। व्लादिमीर पुतिन का आपको पता है कि कोई मूड नहीं है। व्लादिमीर पुतिन इन 4 इलाकों को, जो 4 इलाके रशिया ने कंट्रोल किए हैं, इन 4 इलाकों का कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है रशिया। अगर रशिया का मूड होता कि वो मिकोलाइव को या फिर ओडेसा को कंट्रोल कर ले, तो फिर अब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन अगर चाहें तो मिकोलाइव को और ओडेसा को दिनों दिनों के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पुतिन की वॉर स्ट्रेटजी को एक्सपर्ट्स भी अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पा रहे कि रशिया अगर चाहे तो यूक्रेन को ब्लैक सी से काट भी सकता है, और अगर रशिया यूक्रेन को ब्लैक सी से काट दे तो फिर ये ऑपरेशन, ये जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा रशिया को हासिल हो सकता है कि इन फ्यूचर यूक्रेन अगर ब्लैक सी से कट जाएगा तो जिस तरह के हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हो रहे हैं, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि यूक्रेन के भी हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। यहां पर यूक्रेन के मैदानी जंग का भी मैंने आपको बता दिया, यूक्रेन के इनसाइड यूक्रेन रशिया की स्ट्राइक्स का भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं यूक्रेन के जो पड़ोसी हैं, जो इत्तेहादी हैं, जो इस जंग के अंदर यूक्रेन के जो स्टार्टिंग डेज थे इस जंग के, तो उनको देखते हुए फिनलैंड और स्वीडन जैसे जो कंट्रीज हैं वो भी बड़े जोश में आ गए थे। उन्होंने नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, फिनलैंड को नेटो की मेंबरशिप मिल गई और आजकल फिनलैंड अपने बॉर्डर्स को बंद करने में और सिक्योर करने में मसरूफ है रशिया के खतरे के पेश नज़र। आखिरी बॉर्डर को भी फिनलैंड ने, जो रशिया के साथ फिनलैंड के डिफरेंट बॉर्डर्स हैं, तो आज आखिरी बॉर्डर को भी फिनलैंड ने बंद कर दिया रशिया के साथ। रशिया का रिएक्शन भी सामने आया है और अब फिनलैंड से कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि नेटो के जो ट्रूप्स हैं वो भी फिनलैंड अपने बॉर्डर के ऊपर लगाएगा। क्या फायदा हुआ आपको नेटो की मेंबरशिप हासिल करने के बाद? एक बहुत ज्यादा पुरअमन मुल्क फिनलैंड, एक बहुत ज्यादा पुरअमन मुल्क था यूक्रेन की जंग स्टार्ट होने से पहले। इसी तरह का हाल स्वीडन का भी है। स्वीडन तो अभी तक तुर्किया की मिन्नतें, रजब तैयब एर्दोगान की मिन्नतें करने पर नेटो ममालिक लगे हुए हैं। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की आगे चलकर आपको मैं गुफ्तगू भी सुनवाऊंगा। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने भी कहा कि स्वीडन अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका है, तो अब वक्त आ चुका है कि तुर्किया स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को ग्रीन सिग्नल दे दे। और तुर्किया ने दोबारा से वही स्टेटमेंट जारी की कि विद इन वीक्स हम आपको नेटो की मेंबरशिप विद इन वीक्स दे देंगे। अब रजब तैयब एर्दोगान क्या चाहते हैं अमेरिका से, क्या चाहते हैं यूरोपियन यूनियन से, वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि रजब तैयब एर्दोगान की डिमांड्स क्या हैं और उन डिमांड्स के बदले टिट फॉर टैट है। रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर चलते हैं। तो जब अमेरिका रजब तैयब एर्दोगान की डिमांड्स को, मुतालबात को मान लेगा तो स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप भी उसी रोज़ मिल जाएगी जिस रोज़ तुर्किया को F-16 मिल जाएंगे या फिर यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिल जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो मिस करने वाली खबर नहीं है। जो इंटेलिजेंस चीफ हैं यूक्रेन के, आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, आपको याद आ जाएगा कि ये बंदा रशिया के खिलाफ किस तरह के इसने इकदामात भी किए और इसकी जो इंटेलिजेंस है उसके तहत जो ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर्स हो या फिर ब्लैक सी फ्लीट पर हमले हों, और फिर जिस तरह की ये बातें, जिस तरह की स्टेटमेंट्स रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, रशिया के खिलाफ ये जिस तरह के स्टेटमेंट्स जारी करता है, तो खबर ये सामने आई कि इसको जहर दिए जाने की कोशिश नाकाम हो गई। बहरहाल इसकी जो अहलिया है, इनकी जो वाइफ हैं, यूक्रेन के स्पाई चीफ की वाइफ, ये आपको नजर आ रही होंगी, इनको जहर मिल गया।
अब ये कहा जा रहा है कि कोशिश तो थी कि यूक्रेन के स्पाई चीफ को जहर दिया जाए, या फिर रशिया ने एक मैसेज दिया यूक्रेन के स्पाई चीफ को, ना सिर्फ यूक्रेन के स्पाई चीफ को बल्कि यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी के डिफरेंट ऑफिशियल्स को भी जहर दिया गया है। और यूक्रेन ने जाहिर इल्जाम आयद किया रशिया पर कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की तखरीबकारी है कि यूक्रेन के स्पाई चीफ की अहलिया को जहर दिया गया। बहरहाल किसी की भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई, इनकी हालत नाजुक है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं ये स्पाई चीफ की अहलिया हों या फिर इनकी हालत नाजुक है, ये हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं और इल्ज़ाम आयद किया गया है रशिया पर। रशिया की जानिब से जो दिमित्री पेस्कोव हैं, रशिया के क्रेमलिन के तर्जमान, उन्होंने कहा कि अंदर खाने इनके आपसी इख्तलाफात चल निकले हैं, इतनी लंबी जंग को ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के खिलाफ आवाज़ें हैं, फ़ौज से भी हैं, इंटेलिजेंस से भी हैं, और यही वजह बनी होगी कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे मरवाने की कोशिश की होगी। ब्लेम गेम चल रहा है, ये जो जहर दिए जाने वाला मामला है इस पर ब्लेम गेम चल रहा है यूक्रेन और रशिया के दरमियान। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के हवाले से सुन लें। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव थोड़ा सा तो मैं आपको बता चुका हूं कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के रिजल्ट्स क्या हैं। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव से हटकर जो फोकस है वो वहीं पर है कि कोई बड़ा हमला, कोई बड़ा सरप्राइज, ऐसा सरप्राइज कि हमारे नंबर भी बढ़ जाएं और नेटो ममालिक हमें असलहा, गोला बारूद भी प्रोवाइड करने लगें। और जो फटीग की खबरें सामने आ रही हैं, जो जॉर्जिया मेलोनी इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके हवाले से मैंने आपको बताया था कि उनकी एक कॉल लीक हो गई थी और उस कॉल के अंदर जॉर्जिया मेलोनी बस रो नहीं रही थी और वो ये कह रही थी सामने वाले को, जो प्रैंकस्टर था उसे जॉर्जिया मेलोनी कह रही थी कि बस हम थक चुके हैं और हम कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम यूक्रेन जंग से बाहर निकल सकते हैं। तो यूक्रेन का फोकस जो है वो मैदान जंग से हटकर कोई बड़ा सरप्राइज देने पर लगा हुआ है। ये खबर देख लें कि यूक्रेन ने फिर से ड्रोन भेजा, मॉस्को की जानिब जा रहा था और मॉस्को ने उसको, रशिया के डिफेंस सिस्टम ने उस ड्रोन को मार गिराया। लेकिन यूक्रेन ये कोशिशें गुज़िश्ता दिनों, जितने दिनों हमारी बात नहीं हुई, तो यूक्रेन की ये कोशिशें जारी हैं कि कोई बड़ा सरप्राइज, कोई क्रेमलिन के ऊपर हमला, कोई रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की गाड़ी के ऊपर हमला करके हम जो नंबर हैं अपने, जो कॉन्फिडेंस हम खो चुके हैं नेटो ममालिक का और उनका फोकस इसराइल की जानिब चला गया, तो कॉन्फिडेंस वापस अगर हमने हासिल करना है तो फिर बड़ा सरप्राइज को देना होगा हमें रशिया को। और फिर इस तरह से हमें नेटो का जो कॉन्फिडेंस है, जो फोकस है, अटेंशन है, वो वापस मिल सकती है। यूक्रेन के सदर की वीडियो आपको नजर आ रही होगी, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये वीडियो जारी की गई है यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दौरा कर रहे हैं, फ्रंट लाइन्स का दौरा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से किया गया। अपने ट्रूप्स से इन्होंने मुलाकात की और उसी तरह की बातें की कि डटे रहें, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमने हार नहीं माननी, जब तक कि हम रशिया से अपने सारे इलाके इंक्लूडिंग क्राइमिया हम वापस नहीं ले लेते तब तक हमने लड़ते रहना है। चाहे नेटो की मदद, इमदाद मिलना हमें बंद हो जाए, जो कि ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी यूक्रेन हार नहीं मानेगा, तब तक हार नहीं मानेगा जब तक कि हम अपने इलाके रशिया से वापस नहीं ले लेते। और उसके लिए हमें चाहिए उन नेटो ममालिक की मदद, इमदाद जो अभी तक यूक्रेन की इस जंग में, इसराइल फ़लस्तीन के तनाज़े के बाद भी अभी तक यूक्रेन की इस जंग में कुछ यूरोपियन ममालिक, कुछ जो नेटो ममालिक हैं, उनका फोकस यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब है। और वो यूक्रेन के सदर से इजहार यकजहती के लिए इस दौरान भी, जो फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग है, इस दौरान भी कुछ दौरे रिपोर्ट हुए हैं और बहुत सारे जो यूरोपियन लीडर्स हैं उन्होंने आकर यूक्रेन के सदर को कहा कि ये ना सोचना कि हम तुम्हें भूल गए, हम तुम्हें नहीं भूले, हम तुम्हें तब तक मदद, इमदाद प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक तुम गार्ड बनकर हमें रशिया से हमारा तहफ़्फ़ुज़ करते रहोगे, हमें रशिया से बचाते रहोगे, तब तक हम तुम्हें मदद, इमदाद प्रोवाइड करते रहेंगे। अब इन ममालिक में कौन से ममालिक हैं वो आपको पता है, बुकारेस्ट 9 जो कि अब बुकारेस्ट 10 हो जाने चाहिए फिनलैंड के आने के बाद। वो कंट्रीज जो कि रशिया के खतरे को सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं, उन्होंने एक अलहदा ग्रुप अपना बना रखा है, हाईनास का एक छोटा सा जत्था उन्होंने बना रखा है जिसे बुकारेस्ट 9 कहते हैं। तो बुकारेस्ट 9 कंट्रीज जो हैं ये अभी भी यूक्रेन की मदद, इमदाद को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं, यूक्रेन के दौरे करते रहते हैं। अभी रिसेंटली परसों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये वीडियो भी आपको नजर आ रही होगी कि नेटो का समिट हुआ, नेटो का समिट ब्रसल्स के अंदर हुआ। ये फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट था, ये बेसिकली नेटो यूक्रेन काउंसिल की पहली मीटिंग थी। नेटो यूक्रेन काउंसिल का इजलास था पहला, जिसके अंदर नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने किस तरह की बातें की। मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्लिप्स में आपको सुनवा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नेटो कंट्रीज कहां पर खड़े हैं इस जंग, इस तनाज़े को लेकर। ये नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं।
what we have seen is that the courage, the determination, the skill of the Ukrainian armed forces have impressed the whole world. Because we need to remember where we started when this war, when the full-fledged invasion happened last year. We feared, and many experts believed, that Ukraine would collapse within weeks and that Kyiv would be under Russian control within days. That did not happen. The Ukrainians have been able to push back the Russian forces in the north, in the east and in the south, and they have liberated around half of the territory that Russia occupied at the beginning of the war. So this demonstrates the skills and the capabilities of the Ukrainian armed forces. NATO allies have delivered unprecedented military support. I urge allies, and allies have also committed to continue to deliver support. And we also know that the front line has not moved over the last year, but the intense fighting continues. And we have also to take into account that even though the front line has not moved so much, the Ukrainians have been able to inflict heavy losses on the Russian forces with deep strike capabilities, with cruise missiles delivered by NATO allies. So we need to continue to support them, also knowing that the stronger Ukraine is on the battlefield, the stronger the hand will be on the negotiating table. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिजवी भाई हमें पुराना शॉट कोई नेटो के चीफ का सुनवा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पुराना शॉट नहीं है। हाँ, गुफ्तगू बहुत पुरानी है। नेटो के चीफ ने उसी तरह की बातें की कि रशिया एग्रेसर है और यूक्रेन मजलूम है और यूक्रेन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमें रशिया को लाइट लाइन लेना चाहिए, हमारे इत्तेहादियों को, नेटो मेंबर कंट्रीज को यूक्रेन की मदद इमदाद, जो वादे उन्होंने किए उनको वफा करने की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। वही पुरानी बातें नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की जानिब से की गई। यानी कि तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, 645वां रोज़ है आज इस जंग का, और नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग हों या फिर नेटो कंट्रीज हों, वो वहीं पर खड़े हैं कि इनसे यूक्रेन की मदद इमदाद नहीं की जा रही। यूक्रेन की मदद इमदाद तो इन्होंने बहुत की, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की डिमांड्स ख़त्म नहीं हो रही। जाहिर है रशिया जैसे जायंट को हराने के लिए जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की डिमांड्स हैं वो जायज़ हैं, जिनको पूरा नहीं कर पा रहे नेटो कंट्रीज़, और पूरा करने जब लगे थे तो वहां पर एक और मंगता आ गया। इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो आ गया कि पहले मुझे दे दो, बाद में उसे दे देना, मेरी जंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी जंग तो सालों से चल रही है और आगे भी चलनी है। तो फोकस उधर चला गया नेटो कंट्रीज़ का। लेकिन अब भी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि हम यूक्रेन को यकीन दिलाते हैं कि फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स हम यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन अब यूक्रेन को मदद इमदाद नहीं चाहिए। यूक्रेन को नज़र आ चुका है कि कोई इसराइल जैसा मंगता आ गया तो आप इसको भूल जाएंगे यूक्रेन को। इसलिए अब यूक्रेन का फोकस कुछ आगे है। यूक्रेन को चाहिए नेटो की मेंबरशिप। यूक्रेन को अब असलहा गोला बारूद नहीं चाहिए। यूक्रेन का जो फोकस है वो नेटो की मेंबरशिप लेने पर लगा हुआ है। दिमित्रो कुलेबा जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इस मीटिंग के अंदर, जो ब्रसल्स के अंदर मीटिंग हुई, यहाँ पर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। It will not be an exaggeration to say that defending Europe without Ukraine is a futile task. You cannot do it simply for one simple reason, because we currently have the strongest and the most battle-hardened army in Europe. We are increasing our interoperability with NATO. We are pretty much becoming de facto NATO army in terms of our technical capacity, management approaches, and principles of running an army. Today we will sit down with foreign ministers for the first time, as you once mentioned, as equals. गुफ्तगू आपने सुनी दिमित्रो कुलेबा, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर, जिन्होंने कहा कि यूरोप यूक्रेन के बगैर कुछ भी नहीं है। यानी कि यूरोप यूक्रेन के बगैर रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता। यूक्रेन ने साबित किया कि हमारे फौजी कितने ज़्यादा ताकतवर हैं और हमारी जगह है नेटो के अंदर। एज इक्वल्स हम बैठ रहे हैं इस मीटिंग के अंदर। जो नेटो यूक्रेन काउंसिल की मीटिंग है, इसमें हम एज इक्वल बैठ रहे हैं और इन फ्यूचर हम उम्मीद करते हैं कि हम एज नेटो मेंबर कंट्री यूक्रेन टेबल के ऊपर इस मीटिंग में नेटो मेंबर्स के साथ मौजूद होगा। और नेटो की जानिब से इस तरह की बातें भी की जा रही हैं
यूक्रेन को मिल सकती है, नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को मिल सकती है, लेकिन एक डील पर दस्तखत करना होंगे यूक्रेन को, और यूक्रेन उस डील पर दस्तखत करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि क्या यूक्रेन को इस डील पर दस्तखत करने चाहिए या नहीं। डील मैं आपको बता दूं कि कुछ जो फॉर्मर नेटो के चीफ्स हैं या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ लीडर्स हैं, कुछ नेटो ममालिक के लीडर्स हैं, उन्होंने मशवरा ये दिया है कि यूक्रेन रशिया को जो इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका वो इलाके यूक्रेन रशिया को दे दे और हम दिनों के अंदर यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप दे देंगे। अगर यूक्रेन अपने इलाके रशिया को दे देता है तो दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, ये डील हमें मंजूर नहीं है। अब आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताना है कि क्या यूक्रेन का ये फैसला दुरुस्त है। भाई तुम्हें नेटो की मेंबरशिप चाहिए थी, तुम्हें 4 इलाकों के बदले नेटो की मेंबरशिप मिल रही है, और अगर तुम नेटो की मेंबरशिप को ठुकरा रहे हो कि नहीं हमें ये डील पसंद नहीं है, तो क्या तुम अपने 4 इलाके रशिया से वापस ले सकते हो? बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो फिर क्यों यूक्रेन की जानिब से ये इतनी प्यारी ऑफर क्यों यूक्रेन ठुकरा रहा है, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। और मेरे ख्याल में यूक्रेन का फैसला दुरुस्त है। यूक्रेन को पता है कि ये लॉलीपॉप है, और इस लॉलीपॉप का जो मकसद है वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने बता दिया था कि हम कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी रास्ते से हम इस जंग से बाहर निकल जाएं। फिर कौन सी नेटो की मेंबरशिप, भागता रहेगा यूक्रेन नेटो कंट्रीज के पीछे, और नेटो कंट्रीज लंबी चौड़ी लिस्टें यूक्रेन को देते रहेंगे कि बस अब ये रिफॉर्म्स ले आओ तो फिर नेटो की मेंबरशिप मिल जाएगी, अब ये रिफॉर्म्स ले आओ तो फिर नेटो की मेंबरशिप मिल जाएगी। इसलिए यूक्रेन जो है वो अब इनकी गले की हड्डी बन चुका है। नेटो कंट्रीज इसे उगल भी नहीं सकते और निगल भी नहीं सकते। इस वजह से यूक्रेन की जानिब से अब कुछ और सलूशन ढूंढना पड़ेगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन को ये जो चिच्चड़ चिपकाया है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, अब तो दूसरा भी चिपका लिया है जो नेतन्याहू है। तो अब अमेरिका के सदर जो बाइडन को, मेरा ख्याल है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन कैसे निकलेंगे इन मुश्किलात से, ये जो सहूनी मुश्किलात चिपक गई हैं नेटो कंट्रीज को, अमेरिका को, इससे जो बाइडन निकलेंगे इंतखाबात के बाद अमेरिकी ही निकाल देंगे जो बाइडन को। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई और रास्ता है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन इन 2 सहूनियों से जान छुड़वा सकते हैं। नजर रखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग पर बात करेंगे। दुआ करते रहें फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए बहुत सारी दुआएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।